लिखा है किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो कोनों पर मोटी होती हैं वो होता है कोलन काइमा। सी फॉर कॉर्नर और सी फॉर कोलन काइमा। ऐसे आप याद रखेंगे कि अगर दे दिया कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं तो कोलन काइमा। शिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? तो पौधों में भोजन के लिए। जो शिव ट्यूब होता है, सह कोशिकाएं होती हैं, वो पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती हैं। तो किसके कारण जमाव के कारण होती हैं? तो लिग्निन के कारण दृढ़ ऊतक मतलब स्क्लेरन काइमा की कोशिका मोटी होती है लिग्निन के जमाव के कारण। स्क्लेरन काइमा मतलब दृढ़ ऊतक हिंदी भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में हिंदी में दे देगा, तो हिंदी भी आनी चाहिए। कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो किसके कारण मोटी होती है? तो लिग्निन के कारण मोटी होती है। तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो तने और शीर्ष के जड़ों पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो शीर्ष विभाज्योतक पाया जाता है। शीर्ष विभाज्य ऊतक पाया जाता है। लिखा है एक जटिल स्थायी ऊतक नहीं है। तो जटिल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं होता है? तो जटिल स्थायी ऊतक आपका फ्लोएम। लिखा एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो ऊतक है फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं, जाइलम जो होता है, ये दोनों इस जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है? नहीं है। तो सरल स्थायी ऊतक नहीं है तो जाइलम। सरल स्थायी ऊतक नहीं है तो जाइलम, क्योंकि जाइलम जो होता है वो जटिल ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? जटिल ऊतक होता है। सरल स्थायी नहीं होकर जटिल ऊतक होता है। समान स्थायी ऊतक नहीं है। तो समान स्थायी ऊतक कौन नहीं है? जाइलम, क्योंकि जाइलम जो होता है वो जटिल ऊतक होता है। जटिल जो दृढ़ ऊतक मतलब स्क्लेरन काइमा, मृदूतक पैरेन काइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलन काइमा, ये तीन ऊतक जो होते हैं ये हमारे स्थायी ऊतक होते हैं। स्थायी ऊतक। कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल स्थायी ऊतक नहीं है वो कौन सा है? जाइलम। कौन सा है? जाइलम। जाइलम जो है वो हमारा जटिल ऊतक है। पैरेन काइमा जो कोलन काइमा होता है वो आपका होता है स्थूल कोण ऊतक। हिंदी में बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। पैरेन काइमा मृदु ऊतक। स्क्लेरन काइमा ये होता है दृढ़ ऊतक। ऐसे लिखते रहेंगे, याद हो जाएगा। कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? जो मृत कोशिकाओं से बना है वो है जाइलम। क्या है? जाइलम। पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है तो जाइलम। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो पानी का संवहन करता है वो होगा जाइलम। क्या होगा? जाइलम। कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? तो जल का जो ले जाता है जा से जाइलम। कौन पौधों से जल के वहन से संबंधित है? तो जाइलम। इतने बार प्रश्न पूछा जाता है कि आप सॉल्व करते करते रट जाता है। जाइलम ऊतक पौधों में जल के वहन से संबंधित हैं। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है। पहले तो वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक। एक बार ये पढ़ लेते हैं। वाहिकाएं क्या होती हैं? जाइलम के 4 भाग होते हैं। वाहिकाएं, जाइलम और जाइलम तंतु और जाइलम मृदूतक। तो एक बार जरा इनको पढ़ लेंगे। जो वाहिकाएं होती हैं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती हैं। वाहिकाएं ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती हैं। जाइलम तंतु ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जाइलम तंतु जो होता है पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जाइलम मृदूतक यह किनारे की ओर पत्ती के पार्श्वी संवहन में मदद करता है। कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होगा पैरेन्काइमा का।
स्क्लेरेन्काइमा मतलब दृढ़ ऊतक। कोलेनकाइमा जो होता है आपका हो जाएगा कोलेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा जो होगा मृदूतक। कोलेनकाइमा जो होता है वो होता है स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। और जो पैरेन्काइमा होता है वो होता है मृदूतक, मृदु ऊतक। मृदूतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय सेलुलर स्पेस क्षेत्र बड़ा होता है। पौधों के तनों में मच्छलों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ठीक है, तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, तनों में छल्लों के रूप में ऐसे पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। लैटरल मेरिस्मेटिक ऊतक जिसको बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक, विभाज्य ऊतक बोलते हैं। ऊतक पादक में जो लेटरल मेरिस्टेम ऊतक होते हैं विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल स्थिति में पाए जाते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। इनके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है जिसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जड़ों से खाद्य पदार्थों का तो फ्लोएम ऊतक होता है। ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो कौन से ऊतक की कोशिकाएं होती हैं कि स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं? तो विभाज्योतक। विभाज्योतक का मतलब हुआ विभाज्य होती हैं, विभाज्य ऊतक। तो जब बटेंगी तभी तो यहाँ लिखा है अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। पृथक मतलब अलग अलग होती हैं, तो विभाज्योतक होगा। स्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो स्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किसको किया जाता है? तो मेरिस्मेटिक को, विभाज्योतक को, मेरिस्मेटिक को। मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? स्थायी ऊतक। जो मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग कर देते हैं, तब स्थायी ऊतक बनाते हैं। स्थायी ऊतक। ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कौन सा ऊतक जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो विभाज्योतक या मेरिस्मेटिक। अगर मेरिस्मेटिक अर्थ शब्द आ जाए तो इसका मतलब है विभाज्योतक। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभाज्योतक पाया जाता है। रूट टिप या शूट टिप आ जाए तो उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभाज्योतक पाया जाता है। देखिए, तने व जड़ के शीर्ष पर तथा पत्तियों के अग्रों पर स्थित होता है, उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये शीर्षस्थ विभाज्योतक बोलते हैं। एक होता है पार्श्व विभाज्योतक। तो पार्श्व क्या होता है देख लीजिए, ये तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई, जो मोटाई में वृद्धि करेगा उसको बोलेंगे लेटरल। अगर आप लेटे रहोगे, खा के लेटे रहो तो आप मोटे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे। सीधा सा ऐसे याद रखना है कि लेटरल है तो मतलब लेटे हो तो मोटे हो जाओगे। अगर मोटाई में वृद्धि दे दे तो आपको पार्श्वी विभाज्योतक में मारना है आंसर। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए कि पौधों के तनों और जड़ों में मोटाई की वृद्धि कौन करता है? मोटाई कैसे बढ़ती है? किस ऊतक द्वारा? तो लेटरल द्वारा, लेटरल मेरिस्टेम द्वारा, पार्श्वी विभाज्योतक द्वारा। अगर पूछ दे कि लंबाई में कौन सा ऊतक वृद्धि करता है, तनों और जड़ों की लंबाई में वृद्धि कैसे क्यों करता, कौन सा ऊतक करता है, तो आप मारेंगे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, ध्यान रखना। एक होता है अंतर्विष्ट विभाज्योतक। 3 होते हैं ना अंतर्विष्ट विभाज्योतक। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? देखिए, पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है। ये इन भागों में वृद्धि करता है। जो टहनियाँ होती हैं, टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वह पत्तियों की टहनियों के भागों में वृद्धि करता है।
देखिए अब अंतर्वेशी विभाजोतक से क्वेश्चन बन गया। लिखा है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो होता है अंतर्वेशी विभाजोतक कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के तल में। पत्तियों के तल में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जितने भी आप साइंस के क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से, सारे प्रीवियस ईयर के आप पढ़ के जाइए, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में वैसे ही रखे मिलेंगे। जड़ तथा तने के घेरे गर्त में पाए जाते हैं। तो भाई गर्त में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? जड़ और तने के घेरे में पाए जाते हैं। तो घेरा जो तना का होता है उसमें पार्श्व विभाजोतक पाया जाता है। पार्श्व को ही बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इसका काम होता है लंबाई बढ़ाना, इसका काम होता है मोटाई बढ़ाना। एक पौधे के तने, और ये जो होता है ये पत्तियों के तल में पाया जाता है। अंतर्वेशी पत्तियों के तल में पाया जाता है। जो टहनियाँ होती हैं उनके दोनों ओर पाया जाता है। तने और जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो भैया किस कारण बढ़ता है? लेटरल के कारण। मोटाई जो होती बढ़ती है तने और जुड़ाई की, तने या जड़ का घेरा के कारण बढ़ता है। तो तने और जड़ का घेरा बढ़ता है लेटरल विभाजोतक के द्वारा। अग्रस्त शीर्षस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो तना और पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि किसके कारण होती है? तो सी और डी द्वारा, अंतर्वेशी विभाजोतक और शीर्ष विभाजोतक द्वारा। अंतर्वेशी विभाजोतक और शीर्ष। पार्श्व जो होता है वो मोटाई बढ़ाता है। तो जब लंबाई बढ़ जाएगी तब आदमी मोटा होता है। कभी देखना पेड़ जब लंबा हो जाएगा तब धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद पेड़ की मोटाई बढ़ने लगती है। तो इसलिए जो प्राथमिक वृद्धि करते हैं तो अंतर्वेशी करेगा और शीर्ष विभाजोतक करेगा। एरियोलर ऊतक अंगों के कौन से स्थान भरता है और अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है? कौन अंगों को सहारा प्रदान करता है? यहाँ लिख सकते हैं कौन अंगों को सहारा प्रदान करता है। ठीक, तो जो एरियोलर ऊतक होता है वो अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इन ऊतकों के द्वारा पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता व लचीलापन आ जाता है। कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन के लिए सक्षम है तो विभाजोतक। किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्लेरन काइमा में। स्क्लेरन काइमा मतलब होता है दृढ़ ऊतक। दृढ़ता तब आ जाती है जब इनकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। दृढ़ ऊतक में लिग्निन युक्त होती हैं कोशिकाएं। क्या होती है? लिग्निन युक्त होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं क्योंकि इनके किनारों पर सेल्यूलोज, हेमिलोज तथा लिग्निन का जमाव रहता है। ये ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तियों के सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोरता छिलकों में उपस्थित होता है। नारियल के छिलके, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नारियल के छिलका किसका बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का। दृढ़ ऊतक मतलब स्क्लेरन काइमा। मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है तो स्क्लेरन काइमा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरन काइमा। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो कोलन काइमा, पैरेन्काइमा, फ्लोरन पैरेन्काइमा, स्क्लेरन काइमा। ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है तो स्क्लेरन काइमा। कोशिकाएं मृत होती हैं तो स्थूल कोण ऊतक की, जिसको बोलते हैं स्क्लेरन काइमा। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरन काइमा। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता तो दृढ़ ऊतक। जो दृढ़ ऊतक है वो परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा का धारण नहीं करता। आप ऐसे भी इस प्रश्न को समझ सकते हैं कि जीवित नहीं होता तो दृढ़ ऊतक में जीवित नहीं रहता है। जो ऊतक होता है वो डेड टिश्यू होता है। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं।
पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर ऊतक दो प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्थायी ऊतक, एक होता है जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक जो होता है वो समान कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके प्रकार हैं 3, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक। और जो जटिल होता है तो जटिल के हैं 2, जटिल ऊतक होते हैं 2। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो एक प्रकार की समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जटिल। क्या होती हैं? जटिल। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण है। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। फ्लोएम का कार्य होता है, तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है? खाद्यों का परिवाह, भोजन का ले जाना। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है तो फ्लोएम। पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है भोजन। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षीकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो किसमें होती हैं? मृदूतक में। किसमें होती हैं? मृदूतक में। तो ये होता है पैरेनकाइमा, मृदूतक, पैरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है आपका, ये होता है स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक। और कोलेनकाइमा जो होता है वो स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक। मृदूतक पैरेनकाइमा एक जीवित सरल स्थायी ऊतक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके जीवद्रव्य में प्रायः एक बड़ी केंद्रिका रिक्तिका होती है। इसकी कोशिकाएं प्रायः समव्यासी या विभिन्न आकार की होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियात्मक अंतरकोशिकीय इंटरसेल्यूलर स्थान व हरित लवक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचय करते हैं। किस ऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतरक्रियात्मक रिक्त स्थान जो होल पाया जाए उसमें बड़ा स्पेस पाया जाए? तो स्पेस पाया जाता है मृदूतक में। मृदूतक में जो होता है पैरेनकाइमा। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षीकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। गैर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं तो पैरेनकाइमा में। पतली कोशिका भित्ति के साथ पैरेनकाइमा मारेंगे उत्तर। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार मतलब स्पेस चाहिए, प्रसार मतलब स्पेस चाहिए। स्पेस किस में पाया जाएगा? पैरेनकाइमा में। देखिए वो बहुत अच्छी है, एक ही प्रश्न कितनी बार पूछाता है। जलीय पौधों में पैरेनकाइमा कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गोलिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं, जिसे एरेनकाइमा कहते हैं। पैरेनकाइमा को ही एरेनकाइमा कह देते हैं। पैरेनकाइमा को ही एरेनकाइमा इसलिए कह देते हैं कि जो जलकुंभी होता है, तो जलकुंभी जो होती है, देखना आप, वो क्या होती है, उसके पत्तों के बीच में जो ऊतक होता है उसमें स्पेस पाए जाते हैं, बड़े बड़े जगह पाई जाती है, जिसमें क्या हो जाती है? हवा। तो वो हो जाती है हल्की। अब पैरेनकाइमा का जो पेड़, जो जलकुंभी का पेड़ होता है, हो जाता है हल्का, क्योंकि उसके पत्तियों के बीच में हवा भरी है, तो वो क्या होती है? तैरने लगती है पानी पर। तो उसको पैरेनकाइमा ना कह के एरेनकाइमा बोल देते हैं। किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं? इनमें घने कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस, बत्तियाँ, मुख्य नाभि और कम रिक्तियाँ होती हैं। कम रिक्तिकाएँ होती हैं तो विभाजोतक में होती हैं, मेरिस्टेमेटिक में होती हैं। विभाजोतक ऊतक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही हैं। उनमें विभाजन क्षमता होती है। ये पौधों के वृद्धि भागों में पाई जाती है। इसके विशिष्ट लक्षण निम्न हैं, आप निम्न पढ़ लीजिएगा। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन में विभाजोतक। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक। पादप ऊतक में होता है, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार कौन से होते हैं? विभाजोतक और स्थायी ऊतक। विभाजोतक या स्थायी ऊतक। कोशिकाएं को समूह को ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभाजोतक, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है, तो स्थायी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? जाइलम। रक्त है नहीं, हड्डी है नहीं, त्वचा है नहीं, जाइलम। जाइलम का प्रकार नहीं है। देखिए, नलिकाएं पाई जाती हैं, सही। जाइलम का प्रकार नहीं है, नलिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम फाइबर्स पाया जाता है, ट्रैकिट्स पाया जाता है, सीव ट्यूब नहीं पाया जाता है। देखिए, ट्रैकिट्स जो होता है उसको बोलते हैं वाहिनिकाएं, ट्रैकिट्स को बोलते हैं वाहिनिकाएं, ट्रैकिट्स वाहिकाएं। जाइलम पैरेनकाइमा मृदूतक जिसको बोल देते हैं, जाइलम तंतु बोल देते हैं। वाहिकाएं मतलब वेशल्स, ठीक है।
सी ट्यूब जो है आपका उत्तर सही है, ये जाइलम का प्रकार नहीं है। पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो क्या मदद करता है? फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है, फूड ले जाता है। दृढ़ ऊतक से बना होता है, तो निर्जीव कोशिका जो डेड सेल होती हैं वो मिलकर बनाती हैं दृढ़ ऊतक। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी परत होती है, तो वो क्यूटिन की होती है। किसके कारण होती है? क्यूटिन के कारण। क्यूटिन का कार्य क्या होता है? जो उसकी पत्तियां होती हैं पौधों की, उसमें क्यूटिन लग जाता है। क्यूटिन का कार्य ये होता है कि रेगिस्तान में पड़ती है गर्मी, अगर गर्मी के कारण जो पौधों की पत्तियों में भरा रहता है पानी, वो सब पानी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, उड़ जाएगा भाप बनकर। वाष्पीकरण क्या होगा? ज़्यादा होगा। पत्तियों के अंदर से जो पानी निकलेगा वो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ेगी, और गर्मी पड़ेगी तो पत्तियाँ क्या हो जाएंगी? मुरझा जाएंगी। तो इसलिए क्यूटिन, उसके ऊपर पौधे अपने अंदर से क्यूटिन उत्पन्न करते हैं। तो क्यूटिन के कारण क्या होती है? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, पानी उड़ता नहीं है भाप बनकर पत्तियों से। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों में सामग्री के परिवहन को क्या कहा जाता है? समवहनी ऊतक। क्या कहा जाता है? समवहनी ऊतक। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, उसे वल्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कल। बाहरी छाल या वल्कल। देखिए, जो छाल होता है, नीम का पेड़ होता है, उसके ऊपर छाल लगी होती है, उसको वल्कल बोलते हैं। देख लीजिए, जो वार्षिक वलय के कारण हम लोग पौधों की आयु का निर्धारण करते हैं, तो इन वलों को गिनिए, इस वलय को गिनिए, 1 2 3 4 5 6, जितनी वलय होंगी उतनी ही पेड़ उतने ही साल का होगा। 260 क्वेश्चन के बाद आज हम पढ़ेंगे जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, बायोमोलिक्यूल, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मतलब एंजाइम की चर्चा होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, सारे टॉपिक एक जगह दिए गए हैं, हर एक टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह आप इस बुक को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन बहुत मिलेंगे एग्जाम में, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो प्रोटीन का विखंडन करता है पेप्सिन। पेप्सिन मतलब प्रोटीन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। विखंडन मतलब टूटना। प्रोटीन को कौन तोड़ता है? विखंडन मतलब टूटना, तो पेप्सिन तोड़ देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है। यह अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? HCl की उपस्थित होती है, तो पेप्सिन में। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करती है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो जो प्रोटीन जीवों में निर्माण करने के लिए सूचना स्रोत है वो राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाता है उसको राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोटीन निर्माण क्या करता है? राइबोसोम। वसा के पायसीकरण में सहायक है, तो वसा के पायसीकरण में सहायक है पित्त लवण। क्या है? पित्त लवण। कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? तो स्टार्च को सरल शर्करा में, स्टार्च को जो होता है वो ग्लूकोज में बदल देता है, फ्रुक्टोज उसमें बदल देता है, तो क्या बदलता है? एमाइलेज। एंजाइम को मंड भी बोल देते हैं। मंड को शर्करा में बदलेगा कौन? एमाइलेज। देखिए, पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन को पचा देता है। पेट में जो प्रोटीन जाता है वो पेप्सी क्या कर देती है? पचा देती है पेप्सिन। लाइपेज जो होती है वसा का पाचन करता है। जो आप फैट खाते हैं, फैटी चीज़ें खाते हैं, वो लाइपेज एंजाइम उसके लिए सहायक है पचाने के लिए। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो अग्नाशय द्वारा होता है, यह भी प्रोटीन पाचक है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, ये ज़रा पढ़ते हैं। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को ग्लूकोज या मल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। देखिए, बताया ना मैंने। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में एमाइलेज पाया जाता है जो स्टार्च को उसमें बदल देता है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, ग्लूकोज में। तभी हमको मीठा लगने लगता है, रोटी मीठी लगने लगती है। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम है, तो आंत्ररस है। क्या है? आंत्ररस।
लिखा है प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंतरस में उपस्थित होते हैं। अतः प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्लों में तथा वसावसी अम्लों में ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन टूटकर अमीनो अम्ल में, वसावसी अम्लों में और ग्लिसरॉल वसी अम्लों में, वसावसी अम्लों और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। लिखा है कि चित्र को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग में उपस्थित के कारण सही व्याख्या करता है। आयोडीन की कुछ बूंदें डाली गई हैं आलू के रस में, नीला और काला हो जाता है। तो डी उत्तर सही है। आलू के रस में स्टार्च होता है, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। सीधा मैंने उत्तर बता दिया है। इतना पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा, अपने पास वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो को लंबा नहीं करना है, उत्तर को याद रखना है। आलू के रस में स्टार्च होता है तो आयोडीन की जब बूंदें मिलाई जाती हैं तो उसका रंग काला नीला हो जाता है। ये स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। आलू के रस में स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का घोल लगाया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग में बदल जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। ये जल में घुलनशील होता है, जैसे शक्कर होती है जल में घुलनशील होती है। प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा के लिए, प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज में वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होते हैं। तो क्या उपस्थित होते हैं? आंतरस में उपस्थित होते हैं। आंतरस में केसीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? तो केसीन दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थित के कारण होता है, जबकि गाय के दूध में हल्का पीला बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हल्का बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। जो पीला रंग है दूध गाय का, उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन इसलिए थोड़ा पीला होता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है ऊर्जा के लिए कैलोरी। अगर किसी मानव का अगर ऊर्जा नापेंगे तो ऊर्जा कितनी है, तो कैलोरी द्वारा। कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है? तो एंजाइम जो है एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कूहेन ने किया था। कूहेन ने किया था प्रोटीन शब्द का प्रयोग, एंजाइम शब्द का प्रयोग। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो फल होता है फ्रूट मतलब फ्रक्टोज। कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो कार्बन बहुमुखी तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो पादप में कार्बन उपस्थित होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ब्राहत पोषक क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या होता है। तो ब्राहत पोषक में आप क्या आता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं माइक्रो, वो आता है लोहा, मैंगनीज, तांबा, मॉलिबेडनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन और निकिल। ये माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं। पादप में कार्बन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने जाते हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में व्यक्त किया गया है। वो पादप पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्व है। माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। देखिए अभी ये हम लोगों ने पढ़ा था, अब इसमें पूछेगा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है? देखिए माइक्रो में वसा आता है, अमीनो अम्ल आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, पर विटामिन माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। विटामिन माइक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इसमें से जल और खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं।
जल और खनिज तत्व क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं, शेष कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उन्हें माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं, जैसे लवण और विटामिन। लवण और विटामिन की हमें कम आवश्यकता होती है, इसलिए उसको माइक्रो न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ठीक है। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है वो कौन है? तो जीन है। कौन है? जीन। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए प्रोटीन का। आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का क्या अर्थ है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग काला होता है, किसके काला होता है? मेलानिन के कारण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए। देखिए लिखा भी है, एमआरएनए अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब और मोनॉट द्वारा किया गया था। एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एमआरएनए का निर्माण होता है। ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित होती हैं। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करता है, तो डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। डीएनए का पूछा कौन सा कथन गलत है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये सही है, ये सत्य है। परंतु यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले रासायनिक तत्व जो आनुवांशिक गुण का वहन करता है, आनुवांशिक गुण का वहन करता ले जाता है, ये भी सत्य है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए की एक ही मूलभूत संरचना का है जो दो अवयवों से मिलकर बनी है, ये आपका गलत है, ये असत्य है। अगर ये असत्य है तो प्रश्न की दृष्टि से ये सत्य है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबोस, नाइट्रोजनी, क्षार, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन, फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले ये तीन रासायनिक तत्व हैं जो आनुवांशिक गुण वहन करता है। स्पष्ट है कि सी गलत है, ए और बी सही है। एंजाइम मूलतः होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एनोटेशन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है, जीन कहा जाता है। पढ़ लेते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई क्यों क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो कौन सा है? वंश, मतलब जीन। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। मानव शरीर में कहेगा तो मानव के शरीर में है ऑक्सीजन। और जंतु अगर कहते पादप में तो कार्बन। मानव शरीर में होता 6 तत्व पाए जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 65%। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, तो इनमें से सभी प्रोटीन एंटीबॉडी का अभिन्न अंग है, एंजाइमों का भी है और कोशिका झिल्ली का भी है। कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का है केसीन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 जो पढ़ रहे थे मैं, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक्स। हमारा 100 क्वेश्चन का वीडियो बनेगा, इसलिए अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ते हैं। सही कथन की पहचान करना है। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 22 गुणसूत्र होते हैं। इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो उत्तर देखेंगे सीधा। उत्तर देखेंगे डी उत्तर है। एक्स गुणसूत्रों में शुक्राणुओं के 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुण होते हैं। तो पूछा क्या गया था? सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही हमारा डी। एक्स और वाई में दोनों में 23 होते हैं। मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र होता है, उसको ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स। जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ट्रेट्स को नियंत्रित करते हैं। तो हार्मोन।
जीन हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन जो होते हैं वो हार्मोनों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फिनोटाइप अनुपात मिला? तो जो मिला था फिनोटाइप अनुपात मिला था F2 में पीढ़ी में तो 9:3:3:1 में मिला था। देखिए, मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल और पीले बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं तथा P2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 था तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप जो था जीनोटाइप वो प्राप्त हुआ था 1:2:1:2:4:2:1:1 प्राप्त हुआ। लिख के ट्राई करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। पहले फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो DNA है। DNA की खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी। उनका नाम था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। 1953 में की थी। इस खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। एक लंबे पौधे TT टाल और एक छोटे पौधे स्मॉल TT के बीच संकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? तो पौधों के लंबे होने का कारण क्या है? क्योंकि पौधों की लंबाई केवल TT पर द्वारा नियंत्रित होती है। F1 संतति के सभी पौधों में लंबाई होने का कारण क्या है? क्योंकि पौधों की लंबाई केवल TT पर नियंत्रित होती है। लिंग गुणसूत्रों सेक्स क्रोमोसोम्स का एक पूर्ण युग्म मौजूद है। तो मानव मादाओं में जो है वो एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में होते हैं। तो जनन कोशिका में कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो आज हम लोगों ने बायो के 100+ क्वेश्चन पढ़े। आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। धन्यवाद।